So today we're gonna be talking about the reply, that is also called return statement of the suit. तो इंट्रो के तौर पे पहले मैं ये बता देता हूँ कि जैसे अब तक जितने भी हम वीडियोस बनाया हमने या जिसकी भी बात करी वो हमने सूट की बात करी है सारी, कि एक सूट कैसे ड्राफ्ट होता है, कैसे वो फाइल किया जाता है। आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से उस किसी भी सूट का रिप्लाई बनाया जाता है या बनता है या ड्राफ्ट किया जाता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम रिकवरी सूट, जैसे रिकवरी सूट का ले लेते हैं, जो हमने एक वीडियो बनाई थी रिकवरी सूट की। तो ये जो रिप्लाई है वो एक रिकवरी सूट का ही रिप्लाई है, और वो किस तरह से बनता है वो मैं आपको बताऊंगा। ये देखो, सूट बनाना फिर भी कंपैरेटिवली कहीं ना कहीं थोड़ा सा इजी हो जाता है, मगर उसका रिप्लाई बनाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि आपको उसमें डिफेंस डालने होते हैं अपने। आपके अगेंस्ट सूट आया, बीइंग दी डिफेंडेंट में बात कर रहा हूँ, क्योंकि रिप्लाई आप डिफेंडेंट की तरफ से ही दोगे ऑफ कोर्स, कि आपके अगेंस्ट केस चला, अब आप रिप्लाई दोगे। तो उसमें जो भी आपका डिफेंस होगा, अब जैसे किसी ने रिकवरी का सूट आपके ऊपर डाला 10,000 रुपए का, सच्चा या झूठा, उसने अपने उसमें ग्राउंड्स डाल दिए, उसमें अपना अपना जो भी था सारा सब कुछ डाल दिया। डब्ल्यू में यानी रिटर्न स्टेटमेंट में आप अपने ग्राउंड दोगे कि उसका, अगर फर्स्ट पैरा में सूट में अगर कोई कुछ कह रहा है कि सामने वाली पार्टी ने यानी आपने कुछ उससे पैसे लिए या कुछ किया, तो आप उसके फर्स्ट पैरा को रिबट करोगे, यानी उसके फर्स्ट पैरा का रिप्लाई करोगे और अपना डिफेंस उसमें डालोगे कि ऐसी सिचुएशन नहीं है, ऐसी सिचुएशन है, और आप अपने रिप्लाई में डाल के उसको रिप्लाई दोगे। ठीक है, तो वो होता कैसे है, वो हम जानेंगे इस वीडियो में, कि किस तरह से फॉर्मली कोर्ट में रिप्लाई दिया जाता है किसी भी एप्लीकेशन का या किसी भी सूट का। फॉर्मेटिंग ऑलमोस्ट यही फॉलो होगी जब आप किसी का रिप्लाई दोगे किसी सूट का, तो वो इसी तरह से चलेगा जिसमें मैं बता रहा हूँ। बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मगर समझने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है डब्ल्यू जब हम बनाने बैठते हैं, किस तरह से उसको डिनाई करें चीज़ों को, किस तरह से उसका ग्राउंड लें, किस तरह से उसको ड्राफ्ट करें। तो देखो, चीज़ें मोर और लेस सिमिलर ही हैं। इसमें भी आपका जो है इंडेक्स जाता है। इंडेक्स में आप नॉर्मली वैसी बेसिक चीज़ें लिखते हो, रिटर्न स्टेटमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द डिपेंडेंट, स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ, एफिडेविट ऑफ एडमिशन एंड डिनायल ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो देखो, अभी और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए अभी इस थर्ड वाले पॉइंट को अभी भूल जाओ। ठीक है, और सेकंड को भी अभी अवॉइड कर देते हैं, मैं भी बता दूंगा, इनका इंट्रो दे दूंगा क्या है, मगर अभी हम सिर्फ रिटर्न स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। तो सेकंड और थर्ड को अभी थोड़ा सा अवॉइड करके चलते हैं, फर्स्ट पे रहते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ रिप्लाई का जानना है फिलहाल, कि रिप्लाई कैसे डालते हैं। ये देखो, क्योंकि ये कमर्शियल सूट का रिप्लाई है, तो उनके प्रोविजंस, ड्राफ्टिंग और थोड़ी बहुत चीज़ें वो अलग होती हैं। जैसे स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ आपको लगेगा कि ये क्या है, वो मैं आपको बता दूंगा वो क्या है, लेकिन अभी इसको अवॉइड करके चलो। अभी बेसिक नॉर्मल रिकवरी सूट की बात कर रहे हैं, उसके हिसाब से हमें रिप्लाई डालना है। दैट इज पॉइंट नंबर 1, रिटर्न स्टेटमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द डिफेंडेंट। तो उसी को पकड़ के चलेंगे, उसी से समझेंगे, कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो, नॉर्मली जैसे हम लोग ऊपर इंडेक्स डाला, इसे मेमो ऑफ पार्टीज की जरूरत नहीं है। इसमें सीधा आप रिप्लाई से स्टार्ट करोगे कि जो करना था वो सूट में ऑलरेडी सामने वाली पार्टी ने यानी प्लेंटिफ ने कर दिया है। तो यहाँ पे बेसिक रिटर्न स्टेटमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द डिफेंडेंट, सेम जैसे स्टार्ट होता है टाइटल डाल देते हैं, सूट में जैसे टाइटल डालते हैं वैसे इसमें टाइटल डाल दिया, रिटर्न स्टेटमेंट मोस्ट रिस्पेक्टफुली शो इट, और प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन। तो देखो, प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस में क्या आता है। प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस होते हैं कि आपने सामने वाली पार्टी का सूट पढ़ा, ठीक है, अब उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल गलत है, और आपका डिफेंस, उसका जो कहना है वो बिल्कुल आपके कहने से अलग है, डिफरेंट है। तो आप अपने ग्राउंड्स प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस में सबसे पहले डालोगे। तो आपको जो भी लगता है कि उसका सूट वैलिड है, नहीं वैलिड है, उसने ये सच बोला नहीं बोला, तो आप पहले अपना डिफेंस स्टार्टिंग में प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस में डालना स्टार्ट करोगे, पैरा वाइज 1 2 3 7 जो भी आपको लगता है। ठीक है, तो जैसे इसमें देखो आपको समझ आएगा, जैसे सूट में टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बात हुई होगी कि वो सूट किसी एक पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन में डला होगा, और वो जुरिस्डिक्शन क्या है इससे पता चल जाएगा द्वारका में। ठीक है,
तो उस सूट में ये कहना होगा उसका कि ये जो कोर्ट है ये इसका टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन बनता है। तो अब हम उसको डिनाई कैसे कर रहे हैं, हमारा डिफेंस कैसे ले रहे हैं इसमें सूट में, जब आप रिप्लाई कर रहे हो that the honorable court does not have the territorial jurisdiction to try and entertain the present suit as no cause of action arose within the jurisdiction of this honorable court at Delhi। तो देखो कॉज ऑफ एक्शन का मैं पहले भी बताता हुआ आया हूँ कि बहुत क्रूशियल और इम्पोर्टेंट होता है। तो अब देखो जो सूट डाला होगा प्लेंटिफ ने, उसने टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन लिया होगा द्वारका का कोई भी कॉज ऑफ एक्शन दिखा के। अब हमारे हिसाब से वो कॉज ऑफ एक्शन वहां कभी हुआ नहीं होगा, बनता नहीं होगा, इसलिए वो द्वारका में सूट डलना नहीं चाहिए था। तो हमने पहला डिफेंस क्या ले लिया कि टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन इस कोर्ट का है ही नहीं और दिल्ली में बनता नहीं है किसी भी तरह से। ठीक है, इस तरह से आपको अपने डिफेंस लेने हैं और उनको पैरावाइज, जैसे एक तरह से सूट की तरह ही समझ लो कि जैसे सूट में वो प्लेंटिफ जो अपने फैक्ट्स डालता है, वैसे ही आप डब्ल्यूएस में अपने डिफेंस और अपने फैक्ट्स डालते हो कि ऐसा नहीं है, ऐसा है और ऐसा होना चाहिए था। तो इसका क्या कहना है, देखो it is submitted that the defendant is carrying on the business only at Chandigarh where the official of the plaintiff came and take order from the plaintiff. Goods were also supplied and the payment was also made, also being made from Chandigarh, and no part of no part of cause of action has arisen within the jurisdiction of this honorable court, and as such also the honorable court does not have jurisdiction to try the क्या कहा इसने, समझ आया? पहला पहला डिफेंस क्या ले लिया इन्होंने अपना कि टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? तो देखो जब आप रिप्लाई डालते हो ना, तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। पहले भी बताया था, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि आप हमेशा दैट द से स्टार्ट करोगे। ये फॉर्मल लैंग्वेज है, आप ऐसा नहीं है आपने नॉर्मली पैरा स्टार्ट कर दिया। कुछ स्पेसिफिक चीज़ें जैसे दैट द हो गया, इट इज़ पर्टिनेंट टू से हो गया, इट इज़ सबमिटेड हो गया, दो चार चीज़ें हैं जिससे आप हमेशा अपना पैरा स्टार्ट करोगे। कैजुअली नहीं कर सकते आप, एक फॉर्मल लैंग्वेज है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो इट इज सबमिटेड दैट द डिफेंडेंट इज कैरिंग, इस तरह से चलेंगे। पैरा सेकंड, ठीक है, ये अगला डिफेंस हो गया दैट द सूट फाइल्ड बाय द प्लेंटिफ इज नॉट मेंटेनेबल एंड डिजर्व्स आउटराइट रिजेक्शन एंड द सेम इज बार्ड बाय लॉ ऑफ लिमिटेशन। दूसरा डिफेंस क्या ले लिया कि लिमिटेशन में नहीं है। तो वही जो सिविल में जैसे होता है 3 साल का देखते हैं, तो इनको लगा होगा अपने डिफेंस पे कि वो 3 साल जो है लैप्स हो गए या कुछ ऐसा हो गया है, तो उन्होंने वो डिफेंस ले लिया। तो ये देखो ये लॉ की चीज़ें हैं, ये डिफेंस ले तो रहे हैं, ये फैक्ट्स तो होते ही हैं डिफेंस में, लेकिन अगर लॉ आप कोई कैच कर रहे हो जो आपको लग रहा है कि भाई ये तो उस लॉ के अकॉर्डिंग चल ही नहीं रहा है, उससे बाहर है, तो आप वो भी डाल सकते हो। ठीक है, that the suit filed by the plaintiff is not maintainable and is liable to be dismissed as no cause of action has ever arose in favor of the plaintiff and against the defendant, thus the present suit deserves outright dismissal under order 7 rule 11। ठीक है, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट ऑर्डर 7 रूल 11 का एप्लीकेशन जब होती है, जब आप अपना रिजेक्शन ऑफ प्लेंट जिसे बोलते हैं, जब आप 7-11 के एप्लीकेशन डालते हो, तो आप सामने वाले के जो प्लेंटिफ का सूट है उसको डिसमिस कराने के लिए आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स होते हैं, जिनके बेसिस पे 7-11 आप मूव करते हो और ट्राई करते हो कि उनका जो है सूट डिसमिस हो जाए फॉर सो एंड सो ग्राउंड्स, चाहे वो लिमिटेशन हो, चाहे टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन हो, या व्हाटएवर द रीजन कुड बी, जब कॉज ऑफ एक्शन ना बनता हो। ठीक है, that the present suit of the plaintiff as framed and filed is not maintainable in the eyes of law as well as on the as well as on fact and thus the same deserve dismissal। ठीक है, ये डिफेंस चल रहे हैं हमारे, तो ये वही चलेगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, डीप में नहीं जाऊंगा। तो देखो ये सारे डिफेंस है। अब जो समझने वाली चीज़ें यहाँ तक, देखो आपने डिफेंस ले लिया अपना, अपना मतलब डिफेंस का मतलब आपने अपना अपनी साइड जो है वो अपनी पूरी तरह से खोल के रख दिया आपने प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस में। ठीक है, एक लास्ट पैरा और पढ़ देता हूँ, दैट द सूट हैज नॉट बीन फाइल्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ कमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015 एंड एज सच द प्लेंट इज लायबल टू बी रिजेक्टेड एज द एफिडेविट under so and so act as well as affidavit under 65B of the Indian FSI are not in accordance with the law since the plaintiff is not supported by legal and valid affidavit certificate as per law। ठीक है, तो ये टेक्निकलिटीज हैं जो लॉ की पकड़ के आप चलते हो। जरूरी नहीं है कि वही ग्राउंड्स हो, अगर वो मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लॉ से बढ़कर तो कुछ हो नहीं सकता, और जो फैक्चुअल है वो तो है ही है आपका डिफेंस।
अब जो को समझने वाली चीज ये तो हो गया नॉर्मल बेसिक, आपने अपना डिफेंस दे दिया प्रीलिमिनरी में और वो देते चले गए, आपने वो वहां पे क्लोज कर दिया। अब आ गए ऑन मेरिट्स पे, यानी मेरिट्स यानी अब हम देंगे पैरा वाइज रिप्लाई ऑफ द सूट दैट हैज बीन फाइल्ड बाय द प्लेंटिफ, कि हर पैरा को हमें डिनाई करना है, हर पैरा का हमने रिप्लाई करना है। ये ध्यान में बहुत जरूरी रखना है, और किस तरह से करना है वो मैं आपको बताता हूँ। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, देखो ठीक है। सूट भी हमने जो ऐसे लिए हैं, सूट ऐसे हम आपको रेफर कर रहे हैं जो बहुत इजी हैं, छोटे हैं, और समझ आएंगे कि किस तरह से छोटी या बड़ी या कॉम्प्लिकेटेड ड्राफ्टिंग भी करनी है। फॉलो अप कर सकते हो इन ड्राफ्ट्स को, नो क्वेश्चन अबाउट दैट। सो देखो, अब पैरा 1 जैसे है प्लेंट का जो सूट है, जो सामने वाली पार्टी ने फाइल किया होगा, रिकवरी सूट आपके पास वीडियो है वो देखना। उसका रिप्लाई, पैरा 1 का रिप्लाई कैसे जाता है, दैट द कंटेंट्स ऑफ पैरा नंबर 1 ऑफ द प्लेंट्स आर रॉन्ग एंड डिनाइड। पहले आप डिनाई करोगे, ठीक है। देखो, डिनाई करते वक्त भी आपको ये ध्यान रखना है कि आप कोई ऐसी चीज डिनाई ना करो कि वो पैरा मैटर ऑफ रिकॉर्ड हो या वो एक्चुअली सच हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि सामने वाली पार्टी ने अगर पैरा 1 में लिखा हुआ है कि उसने आपको सो एंड सो पेमेंट पार्ट, जैसे आपने यानी WS, आपने बीइंग द डिफेंडेंट अपनी लाइबिलिटी से जैसे 2010 में से 2000 रुपये आपने पार्ट पेमेंट करा सामने वाली पार्टी को, ठीक है। तो उन्होंने क्या उसमें सूट में डाल रखा अपना पहले पैरा में कि 2000 रुपीज एज पार्ट पेमेंट ऑफ द लाइबिलिटी हैज बीन रिसीव्ड बाय द डिफेंडेंट। तो वो 2000 रुपये को आप डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो मैटर ऑफ रिकॉर्ड है, अकाउंट स्टेटमेंट्स होंगी, सब कुछ होगा, वो दैट कैन बी शोन। तो आप ऐसा नहीं है कि ये पैरा उठाओगे दैट द कंटेंट्स ऑफ पैरा नंबर ऑफ द प्रिंट्स आर रॉन्ग एंड डिनाइड, तो आप वो एडमिट करोगे एट अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड। जो भी डिफेंस होगा फिर उसके बाद आप लोगे कि वो 2000 रुपये क्यों दिए, किस लिए दिए, किस वजह से दिए, और कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ नहीं हुआ इसलिए दिए थे, जो भी है। लेकिन आप ये ध्यान रखना कि ऐसे ही नहीं कैजुअली आप डिनाई कर दो कि कुछ भी मैटर ऑफ रिकॉर्ड है तो है, ठीक है। इन रिप्लाई टू द सेम इट इज सबमिटेड। अब देखो, अब आप रिप्लाई कैसे करोगे। पहला पैरा आपने लिखा कि पहला पैरा जो है वो रॉन्ग और डिनाइड है, ठीक है, इतना ले लिया। उसके बाद आप रिप्लाई कैसे कर रहे हो उसके पैरा का, वो समझो। इन रिप्लाई टू द सेम, यानी पैरा 1 का मैं रिप्लाई दे रहा हूँ। इट इज सबमिटेड दैट द प्लेंटिव also made such tall claims as have been made in para under reply with regard to quality of material and goods to the defendant when the plaintiff and his representative approached the defendant at his workplace at Chandigarh, but later on the same proved to be false। आपने पहली उनका पैरा डिनाई कर दिया। डिनाई करना बहुत जरूरी है, डिनाई नहीं करोगे तो वो एडमिशन में माना जाता है, ठीक है, क्योंकि आपने वो पैरा टच नहीं किया। तो आपने पहले डिनाई करा, फिर इट इज सबमिटेड से स्टार्ट करते हुए आपने अपना डिफेंस डाला उस पैरा का, कि अगर वो पैरा में अपने पैरा में ये कह रहा है तो उसका रिप्लाई इट इज सबमिटेड करते हुए आप अपना डिफेंस डालोगे उसके पैरा का रिप्लाई देते हुए। आई होप समझ आया होगा। एक दो पैरा और इसको कर लेते हैं ताकि बेटर समझ आए। देखो, जिसकी मैं बात कर रहा था मैटर ऑफ रिकॉर्ड, दैट पैरा नंबर 2 ऑफ द प्लेंट इज मैटर ऑफ रिकॉर्ड। यानी अब सूट में कोई ऐसी चीज डली होगी, फॉर एग्जाम्पल जैसे सामने वाली पार्टी ने जैसे डाला होगा दैट जैसे मैं यानी डिफेंडेंट, द डिफेंडेंट इज इनटू द बिजनेस ऑफ दिस सो एंड सो टेक्सटाइल्स, या फिर इस बिजनेस में वो काम करता है, उनका एड्रेस ये है इस नाम से। तो आप उस चीज को डिनाई नहीं करोगे, आपका जो बिजनेस है या आप उस बिजनेस में हो या आपके बिजनेस का नाम ये है, तो आप उसको डिनाई थोड़ी करोगे कैजुअली या मैकेनिकली। तो आप क्या करोगे उसको, पैरा नंबर 2 ऑफ द प्लेंट इज अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड, यानी रिकॉर्ड का मैटर है और इट इज ट्रू कि इसमें क्या मैं डिनाई करूं। तो उस चीज को आप इस तरह से लोगे। अब एक और चीज समझने वाली है कि जैसे मान लो एक पैरा में दो चीजें लिखी हुई हैं, एक चीज जो है वो सही है, दूसरी जो चीज जो है वो गलत है। तो अब आप उसका डिफेंस कैसे लोगे। तो आप उसका डिफेंस लोगे, द कंटेंट्स ऑफ पैरा नंबर 3 आर फॉल्स एंड आर पार्शियली फॉल्स एंड डिनाइड। पार्शियली फॉल्स या पार्शियली एक्सेप्टेड, लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, लेकिन अकॉर्डिंगली आपको डालना है। ऐसा नहीं है कि आपने पूरा पैरा डिनाई कर दिया या पूरा एक्सेप्ट कर लिया। पार्शियली या इन पार्ट इट हैज बीन एक्सेप्टेड या इट हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड, ठीक है। अगले पैरा में आते हैं। देखो, अब ऐसा भी नहीं कि हर पैरा को आपको इंडिविजुअली रिप्लाई करना है। ये बहुत अच्छा ड्राफ्ट है जिसमें आपको ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो रहा है कि किस तरह से जाएगा।
अगर आपको लगता है दो पैरा जो है आप दोनों मोरलेस सेम से हैं और दोनों का रिप्लाई एक ही बनता है आपके हिसाब से, तो आप उसको मर्ज कर दो, यानी दैट द कंटेंट्स ऑफ पैरा नंबर 3 and 4 ऑफ द प्लेन्स आर एब्सोल्युटली रॉन्ग एंड वेहेमेंटली डिनाइड। अगेन पहले डिनाई कर दिया पूरा पैरा कि तीसरा और चौथा पैरा रॉन्ग है, पूरी तरह डिनाइड है। इट इज डिनाइड दैट द डिफेंडेंट बीइंग अवेयर ऑफ द रेपुटेशन एंड गुडविल ऑफ द प्लेंटिफ अप्रोच द प्लेंटिफ एंड एक्सप्रेस हिज डिजायर टू एंटर इनटू अ ट्रांजैक्शन विद प्लेंटिफ, or that plaintiff considering the quality of orders of washers and assurances by the defendant of timely payment of the plaintiff, but the plaintiff agreed to enter into a business transaction as alleged. It is further denied that at the time of the discussion between the plaintiff and the defendant, it was decided that the time shall be essence of the contract. देखो अब एक बार आपने ऊपर डिनाई कर दिया पैरा, लेकिन अगर पैरा बहुत लंबा है ना और उस पैरा में यानी सूट में 2 4 5 6 चीजें लिखी है, तो आपको सबको स्पेसिफिकली डिनाई करना है। देखो अभी आप देखोगे पहले हमने यहाँ पे इस चीज को डिनाई करा पहले पैरा में, उसके बाद फिर से डिनाई कर रहे हैं, इट इज डिनाइड द डिफेंडेंट बीइंग अवेयर ऑफ द रेपुटेशन। तो सूट में क्या लिखा है, दैट द डिफेंडेंट बीइंग अवेयर ऑफ द रेपुटेशन ऑफ द प्लेंटिफ। तो उस लाइन में हमने क्या करा था, स्पेसिफिक लाइन को भी हम डिनाई कर रहे हैं, इट इज डिनाइड दैट द डिफेंडेंट बीइंग अवेयर ऑफ द रेपुटेशन। तो उसके लिखे हुए पैरा को हमने स्पेसिफिकली पर लाइन डिनाई करा है, ठीक है। ऐसे ही आपको आगे भी देखने को मिलेगा, जैसे देखो इट इज फर्दर डिनाइड, ये देख रहे हो इट इज फर्दर डिनाइड। तो स्पेसिफिकली हर लाइन को हम डिनाई करते हुए जा रहे हैं, क्योंकि वो पैरा बहुत लेंदी होगा, उसमें बहुत सारे अवर्मेंट्स होंगे, तो हर लाइन को उठाना है, पकड़ना है और डिनाई करना है पहले। और डिनाई करने के लिए भी जब आप डिनाई कर रहे होते तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस ये देखना है कि वो मैटर ऑफ रिकॉर्ड ना हो। दूसरा, जब आप डिनाई करोगे इट इज फर्दर डिनाइड दैट एट द टाइम ऑफ डिस्कशन। अब ये डिनाई करने के बाद उन्हीं का पैरा उठा लिया हमने और वही लिख दिया आगे, बट पहले डिनाई कर दिया। It is further denied that at the time of discussion between the plaintiff and the defendant, it was decided at the time of that the time shall be essence of the contract। ये भी डिनाई कर दिया हमने, ठीक है। आगे चलते हैं। ये देखो यहाँ से आओ, फिर से डिनाई करा हमने। All the averments made and allegations labeled in the paragraph under reply are absolutely false, frivolous and baseless, hence vehemently denied। फिर से स्पेसिफिकली डिनाई करते हुए चलना। अगर आप कोई भी लाइन को या कोई भी पैरा को डिनाई नहीं करोगे तो वो एक्सेप्टेंस में मान लिया जाएगा। तो मेक श्योर कि आप हर लाइन को डिनाई करो पहले, उसके बाद अपना सबमिशन, अपना डिफेंस डालो। यहाँ तक सारा डिनाई कर दिया हमने उनका सारा पैरा, ठीक है। अब हम अपना रिप्लाई डाल रहे हैं कि उसके पैरा के अगेंस्ट हमारा क्या कहना है। वो कैसे चलेगा, डिनाई करके फुल स्टॉप करा, इन रिप्लाई टू द सेम इट इज सबमिटेड दैट। अब जब आप इट इज सबमिटेड डाल देते हो ना, तो मतलब आप अपनी साइड बता रहे हो, अपनी पिक्चर बता रहे हो कि अब ऊपर से मैंने उनके सारे पैरा डिनाई करते, अब मेरा इस पैरा को लेकर के क्या कहना है, तो वो आप स्टार्ट करोगे। जैसे इट इज सबमिटेड दैट इट इज द प्लेंटिफ एंड हिज ऑफिशियल्स हु अप्रोच द डिफेंडेंट एट हिज वर्क प्लेस एट चंडीगढ़। सूट में प्लेंटिफ क्या कह रहा है कि दैट द डिफेंडेंट अप्रोच्ड अस। हमारा डिफेंस क्या है कि ये केस नहीं है, इट इज सबमिटेड दैट द प्लेंटिफ अप्रोच्ड अस इन चंडीगढ़। तो इस तरह से आप डिनाई करोगे। एंड मेड वेरियस रिप्रेजेंटेशंस एज क्लेम्स ओवर द क्वालिटी ऑफ द मटेरियल, टाइमली डिलीवरी, रेट assurances that the ordered goods price will not exceed the market price, refund policy that in case of goods not delivered as per the specification required, then the plaintiff will take back to the delivery of goods and will issue credit note and various other assurances. Based on such assurances and promises, the defendant agreed to purchase goods from the plaintiff and placed order to plaintiff representatives when they approach at workplace of defendant। ठीक है, तो आई होप समझ आ रहा होगा। आप पहले इन शॉर्ट उसके पैरा को, उसके कंटेंट्स को स्पेसिफिकली डिनाई करोगे, इट इज डिनाइड कहते हुए, फिर लास्ट फुल स्टॉप लगा के इट इज सबमिटेड कहते हुए आप अपना डिफेंस डालोगे उस पर्टिकुलर पैरा का जो आप कहना चाहते हो, उस पैरा के अगेंस्ट में, योर साइड। तो इतना समझ आ रहा होगा आई होप। देखो
आगे भी है, इट इज सबमिटेड दैट द ट्रांजैक्शन बिटवीन द प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट वर ऑन अकाउंट ट्रांजैक्शन एज सच क्वेश्चन ऑफ इंटरेस्ट डज नॉट एंड कुड नॉट अराइज एट ऑल। ठीक है, समझ आ रहा होगा आई होप। एक आध पैरा और डिस्कस कर लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। देखो, दैट द कंटेंट्स ऑफ पैरा नंबर 5 ऑफ द प्लेन्स आर एब्सोल्युटली रॉन्ग एंड वेहमली डिनाइड। अगेन सेम चीज, कुछ अलग नहीं किया हमने। इट इज डिनाइड दैट द प्लेंटिफ एक्सेप्टेड ऑर्डर्स एट S24 चाणक्य प्लेस पार्ट 2 न्यू दिल्ली एज एल एज इन रिप्लाई टू द सेम। ठीक है, सूट में क्या डाला हुआ है, इससे साफ पता चल रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि जो ऑर्डर्स लिए गए वो इस वाले एड्रेस से लिए गए, यानी प्लेंटिफ के एड्रेस से लिए गए। अब हमारा क्या कहना है उसमें, इन रिप्लाई टू द सेम इट इज रिएटरेटेड दैट इट इज द प्लेंटिफ his representative approached the defendant at his workplace at Chandigarh, and after giving various assurances and promises, and based on which the defendant placed work order for his workplace Chandigarh only. It is submitted that the defendant never ever visited the plaintiff as falsely claimed in the present suit just to his own suit only. ठीक है, तो होपफुली समझ आ रहा होगा आपको। फिर से रिपीट करता हूँ, पहले आप पैरा को डिनाई करोगे, फिर डिनाई करते हुए हर लाइन को डिनाई करोगे। जैसे ही आप डिनाइड को फुल स्टॉप लगा दोगे, डिनाई कर दोगे, उसके बाद इट इज सबमिटेड से आप अपना डिफेंस उस पैरा को लेकर के वो डालोगे। जैसे ही वो डाला, फुल स्टॉप करोगे, आपका एक पैरा का रिप्लाई कंप्लीट होगा। इसी तरह से सबके साथ चलना है और सारा सूट का रिप्लाई देना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मगर आप जब डिफेंस, क्या होता है ना, जब आप सूट बनाते हो तो इट बिकम्स वेरी इजी टू मोल्ड डाउन दी फैक्ट्स एंड जॉट डाउन इट ऑन टू द पेपर, जो भी है। जब डिफेंस की बात आती है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है कि कैसे मैं डिफेंस लूँ, क्या लिखूँ। तो डिफेंस अगर आपके रेडी है तो WS बनाना भी बहुत मुश्किल नहीं है। जैसा आपने देखा, डिनाई करना है और अपना ग्राउंड देना, डिनाई करना है और अपने ग्राउंड देना है, सिंपल, वेरी बेसिक। ठीक है, इसी तरह से सारा पैरा चला है, देखो। बट यस, कंपैरेटिवली सूट बनाने से थोड़ा सा टफ होता है रिप्लाई बनाना, किसी भी चीज का रिप्लाई देना है, उसको रिवर्ट करना। ठीक है, अब प्रेयर में देखो, प्रेयर में इसका जो सूट डलेगा, जो सामने वाली पार्टी ने सूट डाला होगा, वो तो अपना रिकवरी का पैसा मांग रहा है, तो वो उसने वो डाला होगा। हमारी तरफ से क्या जाएगा, द प्रेयर क्लॉज ऑफ द प्लेंट, the prayer clause of the plaint is false, frivolous, and baseless, and is vehemently denied that plaintiff is not entitled to relief prayed by the plaintiff. The suit for the plaintiff is false, frivolous, and baseless. In view of the aforesaid facts and circumstances, the case in the interest of the jury, it is therefore most strictly played that the honorable court may kindly be pleased to dismiss the suit. Obviously, आप ये तो लिखोगे नहीं कि मुझे इतनी पेमेंट देनी है, उतनी पेमेंट देनी है, अपने डिसमिसल ही मांगोगे आप। ठीक है, अदर देन दैट वो सूट हमारा हो गया पूरा। अदर देन दैट सब कुछ सेम है, कुछ अलग नहीं है। जैसा सूट बनता है वैसे ही WS बनता है, चीज़ें थोड़ी अलग है जो मैंने आपको बता दी। ऊपर इंडेक्स सेम था, सूट सेम था, एफिडेविट जैसे सूट में जाता है प्लेंटिफ की तरफ से, वैसे ही इसमें जाएगा। तो देखो, अगर बेसिक नॉर्मल रेगुलर सूट है आपका रिकवरी का, तो यहाँ तक आपका समझ खत्म हो गया। लेकिन जब कमर्शियल की बात आती है, थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ। कमर्शियल की बात आती है, इनके प्रोविजंस अलग है, तरीका अलग है, और कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा, जैसे स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ। स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ मतलब एक तरह का एफिडेविट ही मान लो, इन डिटेल्ड एफिडेविट मान लो, जिसमें जो प्लेंटिफ या डिफेंडेंट है वो इन डिटेल ये असर्ट करेंगे कि जो भी मैंने ऊपर लिखा है, ऊपर बताया है, वो सब सच है, बेस्ड ऑन फैक्ट्स है और वेरीफाइड है, वट एवर इट इज। ठीक है, अब ये देखो, एडमिशन डिनाइल, ये भी मैं बता देता हूँ। ऑल्दो ये पार्ट, ये लिटिगेशन जब स्टार्ट हो जाती है लेटर, ये बाद में निकल कर आता है जब एविडेंस की बात आती है। फिर भी मैं बेसिक आइडिया दे देता हूँ। एफिडेविट ऑफ एडमिशन एंड डिनाइल होता है जब सामने वाली पार्टी ने कुछ डॉक्यूमेंट्स डाले हैं अपना सूट को सब्सटैंशिएट करने के लिए। तो आपको एफिडेविट ऑफ एडमिशन डिनाइल का मतलब ये हो गया कि जो भी उस सामने वाली पार्टी ने सूट में डॉक्यूमेंट्स लगाए, चाहे मान लो इनवॉइस लगाया एक, ठीक है, तो वो इनवॉइस सही है या गलत, वो आपको इसमें बताना है। तो क्या देखो, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं ले लेता हूँ, एफिडेविट अंडर सेक्शन 65B ऑफ एविडेंस सामने वाली पार्टी ने लगाया, तो हमने उसको डिनाई कर दिया, कस्टडी प्लेंटिफ के पास है। इनवॉइस जैसे मैं बात कर रहा था, डिनाइड बिकॉज
because the goods supplied in the respect of the said notary was of inferior quality. तो इन डिस्प्यूट ठीक है। तो स्पेसिफिकली आपने डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट किया या डिनाई कर दिया, ये होता है एडमिशन डिनाई। बाकी उन चीज़ों में अभी फिलहाल मत जाओ। अभी हमारा मोटिव था रिप्लाई जानने का, कैसे बनता है वो आपको समझ आ गया होगा, ड्राफ्ट आपको मिल जाएंगे। और ये एक WS जो था, सूट्स तो हमने बहुत कवर कर लिए, WS एक ही कवर करना बहुत है, क्योंकि इसी तरह से रिप्लाई बनते हैं हर सूट के, हर ड्राफ्ट के, चाहे वो एक छोटी सी एप्लीकेशन ही क्यों ना हो, इसी तरह से बनेगी और इसी तरह से जाएगी। तरीके, मैंने फिर बोला तरीके अलग अलग भी हो सकते हैं ड्राफ्ट करने के सबके, लेकिन मोर और लेस तरीका यही होता है और इसी तरह से रिप्लाई आता है। तो एक टॉपिक हमारा ये कवर हो गया, अगले टॉपिक में मिलेंगे। थैंक यू।